हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हम लोगों ने एक क्रॉप्स पढ़ लिया था। हमने शुगर केन के बारे में लगभग सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लिए थे, एग्जाम बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट थे। वैसे तो बहुत बड़ा क्रॉप है अपने आप में। आज हम बात करते हैं ग्राउंड नट की। तो ग्राउंड नट का वैज्ञानिक नाम है एरिकिस हाइपोजिया। यहाँ शब्द लिखा हाइपोजिया, इसमें ध्यान रखेंगे, यहीं से क्लियर कर लेंगे। इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। ये भी क्लियर हो जाए कि ग्राउंड नट में कैसा जर्मिनेशन होता है, कैसा अंकुरण पाया जाता है। हाइपोजियल मतलब हिंदी में कहें तो अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। कैसा अंकुरण पाया जाता है? अधोभूमिक। फैमिली लेग्यूमिनेसी, गुणसूत्र 40, उत्पत्ति स्थान ब्राजील और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ये भी ध्यान रख लेंगे, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, उत्पत्ति स्थान ब्राजील। प्रोटीन परसेंटेज 26% है और ऑयल परसेंटेज है 45%। अब देखें, इसमें प्रोटीन 26%, ऑयल 45%। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? ये गरीबों का बादाम के नाम से जानता है। तो एक निकनेम क्या आ गया इसका? इसे क्या कहते हैं? गरीबों के बादाम के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहां बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है कुछ और इसके सिनोनिम्स है, मतलब और भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे मूंगफली को अर्थनट, पीनट, मंकी नट आदि नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा? अर्थनट, पीनट, मंकी नट, इन भिन्न नामों से, इन विभिन्न प्रकार के नामों से जानते हैं। अब रही बात की, अब थोड़ा सा वर्ल्ड और इंडिया में सिनेरियो थोड़ा सा देख लें तो देखते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन कहां होता है? चाइना में। सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन पूरे विश्व में कहां होता है? चाइना में। और भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहां होता है? गुजरात में। भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहां होता है? गुजरात में। सबसे पहला, और एक पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे जरूरी पॉइंट, सबसे पहला एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर किस फसल पे खोला गया भारत में? खोजा नहीं, खोला गया, ओपन किया गया। कहां एस्टेब्लिश किया गया? तो वो है जूनागढ़ गुजरात में 1979 में। जूनागढ़ गुजरात में 1979 में। जूनागढ़ गुजरात। एनआरसी ऑन ग्राउंड नट कहां है? एनआरसी ऑन ग्राउंड नट गुजरात, जूनागढ़ में। जूनागढ़ के राजा कभी, जब भारत आजाद हो रहा था उस समय बहुत फेमस थे। तो 1979 में इसकी स्थापना हुई और ये एनआरसी ऑन ग्राउंड नट स्थापित किया गया पहली फसल पे। अब रही बात, अब कुछ और बातें करते हैं हम लोग। अब लिखते चलेंगे कि मूंगफली याद रखेंगे, मूंगफली मुख्य रूप से खरीफ सीजन की क्रॉप है, यह भी ध्यान रखेंगे। अब लिखेंगे सीड रेट या बीज दर। सीड रेट या बीज दर। सीड रेट या बीज दर। तो सीड रेट और बीज दर में लिखेंगे सीड रेट या बीज दर में पहला पॉइंट लिखेंगे गुच्छेदार मूंगफली की, बंच टाइप ग्राउंडनट। अभी मैं इसका वैज्ञानिक नाम भी बताते हैं। गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर, बंच टाइप या गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर आपकी है 90 से 100 किलोग्राम। कितनी है? 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। स्पेसिंग 30 गुणे 10, स्पेसिंग 30 गुणे 10 सेंटीमीटर। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। दूसरी पॉइंट अगर हम बात करें तो फैलने वाले मूंगफली, मतलब स्प्रेडिंग टाइप। स्प्रेडिंग टाइप या फैलने वाली मूंगफली, इसका जो बीज दर है वो है 70 से 80 किलोग्राम। कितना है? 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसका जो स्पेसिंग है या अंतरण है वो है आपका 45 गुणे 15 सेंटीमीटर। 45 गुणे 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये फैलता है। क्लियर हो गई बातें? अब इन दोनों के वैज्ञानिक नाम लिखने की कोशिश करें एक बार। बंच टाइप का जो वैज्ञानिक नाम है एरिकिस हाइपोजिया। लिख लें पूरा, ये एरिकिस हाइपोजिया जो लिखा है उसे लिख लेंगे। एरिकिस हाइपोजिया, एक मिनट, एरिकिस हाइपोजिया, एरिकिस हाइपोजिया वेराइटी फेस्टिगाटा। फेस्टिगाटा देवनागरी में लिख लें इसे, फेस्टिगाटा। फेस्टिगाटा बंच टाइप का एरिकिस हाइपोजिया वैरायटी फेस्टिगाटा। स्प्रेडिंग टाइप का मतलब फैलने वाली का एरिकिस हाइपोजिया वैरायटी प्रोकुम्बेंस। प्रोकुम्बेंस देवनागरी में लिख लें प्रोकुम्बेंस। प्रोकुम्बेंस, प्रोकुम्बेंस, ठीक। एरिकिस हाइपोजिया वैरायटी प्रोकुम्बेंस और एरिकिस हाइपोजिया वैरायटी
फेस्टिगाटा। ये दोनों बातें यहाँ इसके वैज्ञानिक नाम है, इनको याद कर लेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है इनकेस, लेकिन आप सीड रेट जरूर ध्यान रखेंगे इनके। अब बात आती है टाइम ऑफ सोइंग, बुआई का समय। खरीफ सीजन में अगर हम बात कर लें तो खरीफ सीजन में अगर हम बात करें तो लिख लेंगे आप, मूंगफली की बुआई रबी सीजन में भी होती है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। पहले खरीफ सीजन में जो मेन क्रॉप है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका लिख लेंगे 15 जून से 10 जुलाई, 15 जून से 10 जुलाई, ये अप्रोप्रिएट टाइम है। वैसे आगे पीछे 10-5 दिन किसान अपने हिसाब से 10-20 दिन इधर उधर करते रहते हैं, उनका अपना सिस्टम, जो किताबों में हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, 15 जून से 10 जुलाई ये खरीफ सीजन की बात हो गई। अब इसके लिए कैसी सॉइल चाहिए, तो सैंडी लोम, कैसी मृदा होनी चाहिए, बलवी दोमट मृदा होनी चाहिए, अच्छी मानी जाती है। बलवी दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है। कैसी मृदा अच्छी मानी जाती है, बलवी दोमट मृदा या सैंडी लोम सॉइल अच्छी मानी जाती है। अब फिर बात कर ले हम सैंडी लोम के बाद। अब रबी सीजन में मूंगफली की बीज दर क्या है, अब रबी सीजन में भी तो ग्रो करते हैं हम लोग, तो इसको हम अब लिख लेंगे रबी सीजन में मूंगफली की बीज दर। रबी सीजन में मूंगफली की बीज दर, रबी सीजन की अगर हम बात करें तो 100 से 120 किलोग्राम, कितनी मूंगफली की जरूरत पड़ती है, कितनी बीज दर की जरूरत है, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, और अगर हम बुआई का समय देखें तो मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर का महीना अच्छा माना जाता है इसके लिए। ठीक, रबी सीजन की क्रॉप के लिए। इतनी बातें यहां हो गई। अब एक चीज कभी देखा होगा आप लोगों ने कि हाँ, एक बात और याद रखेंगे, कभी कभी जनरली पूछ लिया जाता है कि मूंगफली का छिलका बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। और आपसे बता दें, हाँ, एक इसमें विकार पाया जाता है, खैर विकार हम डीजी में बात करेंगे, यहां बात कर ले कि हाँ, मूंगफली में एक पेगिंग की अभिक्रिया होती है, एक पेगिंग होता है, तो लिखेंगे पेगिंग, PEGGING, मतलब जिसे पेग कहते हैं। पेग का मतलब होता है अधिकीलन, अधिकीलन मतलब एक तरीके से यू कैन से गाइनोफोर, एक छोटा सा मूंगफली का एक बहुत छोटा रूप, टाइनी रूप। तो पेगिंग क्या होता है, लिखेंगे गायनोफोर का निकलना या अधिकीलन, इसे हिंदी में कहेंगे अधिकीलन। तो गायनोफोर का निकलना क्या कहलाएगा, पेगिंग कहलाएगा। गायनोफोर, मूंगफली में ध्यान रखना, कभी जड़ में मूंगफली नहीं बनती, ऊपर से हिस्सा आता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। तो सपोज ये मूंगफली का ये पौधा है, सपोज ये मूंगफली का पौधा है, यहां से एक इलोंगेट होते हुए यहां फ्लावरिंग हुई, और फ्लावरिंग क्या हुआ अंदर, इसमें ध्यान रखेंगे क्लिस्टोगैमी निमिलता पाई जाती है। कैसी अवस्था पाई जाती है, क्लिस्टोगैमी, मतलब क्लिस्टोगैमी का मतलब फूल जो होते हैं उसके अंदर ही अंदर परागण होता है, और फूल ऑल टाइम क्लोज रहते हैं, ओपन नहीं होते कभी भी। लेकिन अगर चेस्मोगैमी की बात कर लें तो वहीं आफ्टर पॉलिनेशन फ्लावर शुड बी ओपन, उसमें क्या होता है फ्लावर ओपन हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्लावर ओपन नहीं होते, इसमें बंद रहते हैं हमेशा के लिए, और अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। फिर ये इलोंगेट होता है, ये जो इसका स्टाइल होता है या स्टिक ये, और यहां गाइनोफोर बना रहता है, एक बहुत छोटा सा मूंगफली, और ये इंटर करता है सीधे जाके कहां, जमीन में। और जमीन में इंटर कैसे करता है, ध्यान रखेंगे हॉरिजेंटली इंटर करता है, इंटर करेगा वर्टिकली, लेकिन जाके फिट कैसा होगा, हॉरिजेंटली जाके फिट होता है, वर्टिकली फिट नहीं होता जमीन में। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। हर मतलब क्षैतिज रूप में इंटर कर, ऊर्ध्वाधर रूप में इंटर करेगा और क्षैतिज रूप में जाकर के फिक्स हो जाएगा उसमें, फिर मूंगफली का रूप धारण करेगा, उसमें दाने बनेंगे। ये है अधिकीलन। ये 55 दिन पर होता है, आफ्टर 15 डेज। ये बुआई के कितने दिन बाद प्रारंभ हो जाता है, आफ्टर 15 डेज, 55 दिन पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेगिंग, ध्यान रखेंगे 55 दिन, और ये अधिकीलन निकलता है और जाकर के जमीन में फिट होता है। ये बात करते हैं। इसमें कौन सी निमिलता पाई जाती है, क्लिस्टोगैमी निमिलता पाई जाती है। क्लिस्टोगैमी क्या है, बंद पुष्प के अंदर परागण होना और परागण का कभी खुलना न, कभी ना खुलना। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हो गई बातें। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी देखा होगा मूंगफली खाते वक्त कड़वा लगने लगता है, तो उसकी भी हम बात कर लें। तो लिखेंगे मूंगफली के भंडारित बीजों में, ऐसे लिख लेंगे मूंगफली के, लिखते रहेंगे इस शब्द को, लिखते रहेंगे पूरा। मूंगफली के भंडारित बीजों में एफ्लाटॉक्सिन नामक, मूंगफली के भंडारित बीजों में एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक के कारण, एस्परजिलस
फ्लेवस नामक कवक के कारण एफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला यौगिक बन जाता है, मतलब ये पॉइजनस कंपाउंड होता है, विषैला यौगिक बन जाता है। जो खाने पर कड़वा लगता है, मतलब बिटर टेस्ट देता है। कैसा है इसमें टेस्ट, कैसा रहता है? बिटर टाइप का टेस्ट, बिटरनेस रहता है थोड़ा सा, जो खाने पर कड़वा लगता है। तुमने बताया कि मूंगफली के भंडारित बीजों में एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक के कारण कैसा, कौन सा यौगिक बनता है? एफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला यौगिक बनता है। और जिसके कारण ये हम कभी कभी खाते हैं तो क्या लगता है, कुछ मूंगफली ऐसे दाने आ जाते हैं जो मुंह खराब, टेस्ट खराब करते हैं, वो ये कारण होता है। ये सिर्फ इसी में नहीं, सरसों की, अगर सरसों को भंडारित कर दें उसकी खली को भी, तो उसमें ये कवक उसमें भी लग जाता है। इस बात का तो मोस्टली यू कैन से कि ऑयल सीड क्रॉप को ये अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं जो अब वेराइटीज, कुछ प्रजातियों के नाम लिख लें, वेराइटीज या प्रजातियां। तो लिखेंगे गुच्छेदार मूंगफली। क्या लिखेंगे? गुच्छेदार मूंगफली, वेराइटीज। लिखेंगे फैज 1-5, फैज 1-5, अंबर फैज 1-5, अंबर, कुबेर ज्योति, कुबेर ज्योति, कुबेर ज्योति। और कुछ वेराइटी और लिख लें, BG1 BG2 अर्ली रनर, BG1 BG2 अर्ली रनर, इनको ध्यान रख लेंगे, ज्योति विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे। और एक यहां एक वैरायटी और लिख लेंगे, चंद्रा। चंद्रा में लिख लेंगे थोड़ा सा अर्ध फैलने वाली प्रजाति। चंद्रा के आगे लिख लेंगे अर्ध फैलने वाली प्रजाति, अर्ध फैलने वाली प्रजाति मतलब सेमी स्प्रेडिंग टाइप। अर्ध फैलने वाली प्रजाति मतलब सेमी स्प्रेडिंग टाइप। अब लिखिए ये सब के सब हो गए कैसी? गुच्छेदार, मतलब बंच टाइप। अब हम इसके बाद बात कर लें तो है स्प्रेडिंग टाइप या फैलने वाली। इसमें लिखेंगे चित्रा। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन रहा है, चित्रा। चित्रा सबसे ज्यादा पूछा गया है, इस बात कहते हैं M13, चित्रा M13, पंजाब नंबर 1, पंजाब नंबर 1, पंजाब का पंच आप मैंने 5 नदियों वाला स्थान बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इसका। तो पंजाब नंबर 1, टाइप 28, टाइप 25 विक्रम, टाइप 28, टाइप 25 विक्रम। इन वेराइटियों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चित्रा और M13 ये जरूर याद रखेंगे, चित्रा और M13 जरूर याद रखेंगे। ये बातें हो गई हैं हम वेराइटीज की। अब लिखते हैं हम लोग सीधे डिजीज। अब लिखते हैं डिजीज। मैं शुरू में ही बोल चुका, इसमें कौन सा अंकुरण पाया जाता है? हाइपोजियल। इसीलिए देखो लास्ट में क्लियर भी है कि हाइपोजियल लिखा है, तो हाइपोजियल जर्मिनेशन। और इसके पहले मैं कभी बताया होगा कि लगभग जितनी लेगुमिनेसी कुल की फसलें हैं खरीफ सीजन वाली, उसमें कैसा होता है अंकुरण? कैसा होता है? इपीजियल प्रकार का, अरहर को छोड़ करके हमने बोला होगा। लेकिन मूंगफली में भी हाइपोजियल जर्मिनेशन ही पाया जाता है। अगर अरहर में हाइपोजियल जर्मिनेशन है तो मूंगफली में भी हाइपोजियल जर्मिनेशन ही है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब डिजीज या रोग की बात करें तो डिजीज में आप लिख लेंगे पहला आप टिक्का डिजीज। शब्द भी क्लियर है, टिक्का मतलब इसमें क्या नाम है? एक टिक
टिक्का, टिक्का का मतलब कहीं देखा होगा लोग टीका कर लेते हैं कहीं कुछ भी, उसी तरह इसमें चकते के रूप में पत्तियों पर इसके लक्षण प्रकट होते हैं। तो यह होता है सर्कोस्पोरा, यह लिखेंगे यह रोग सर्कोस्पोरा पार्सोनाटा, सर्कोस्पोरा पार्सोनाटा, सर्कोस्पोरा पार्सोनाटा तथा सर्कोस्पोरा अर्चिडिकोला अर्चिडिकोला नामक कवक के कारण होता है। यह मुख्य रोग है, इसका ध्यान रखेंगे। पूछा गया है कि टिक्का डीजी किस फसल में लगता है, मोस्टली यही क्वेश्चन बनता है, टिक्का डीजी किस फसल में लगता है, तो ग्राउंडनट में लगता है ये। और अगर मान लेते हैं सपोज ये मूंगफली का लीफ है, तो जो इर्रेगुलर फॉर्म में लगेगा वो अर्चिडिकोला होता है। और जो एक निश्चित फॉर्म बनाते हुए एक सर्कुलर रूप में, और वो कैसा बनाएगा स्ट्रक्चर, टारगेट नुमा अपने आप में, टारगेट या कह लो एक टारगेट बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, या एक निश्चित सर्कुलर बनाएगा, वो इर्रेगुलर फॉर्मेशन में नहीं रहेगा। तो एक सर्कुलर बनाए, सर्कल बनाएगा मतलब गोला बनाएगा, वो पार्सोनाटा। अगर इन दोनों में हम डिफरेंस करें तो इस तरीके की डिफरेंशिएशन देखने को मिल सकता है। इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। खैर, अब बात आती है रोसेट डिजीज एक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, शायद अपने यूपी कैटेगरी में तो कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है सीआर वगैरह में पूछ ले, बीएचयू वगैरह में, क्योंकि वो लोग थोड़े मक्कार होते हैं। तो हम बात करें तो रोसेट डिजीज यह वायरस की वजह से होता है। रोसेट ऐसे लिख लेंगे, रोसेट। रोसेट का मतलब एक तरीके से देख लें तो जहां फ्लावर वगैरह बनते हैं वहां ब्रूम शेप स्ट्रक्चर, या फ्लावर ना के बराबर घूम फिर जाता है, कह लो क्रिंकलिंग हो जाती है उसमें, जहां ऐसे रहता है ऐसे फ्लावर का कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता, मतलब ढंग के फ्लावर और फ्रूटिंग नहीं होती। सब मिला जुला के बहुत टाइनी फ्लावर निकलेगा, अभी तो निकलेगा, उसमें फिर फ्रूटिंग नहीं होगी। अगर इवन फ्रूटिंग हो गई तो उसमें अगर अदर चीजें नहीं होंगी आगे की फॉर्मेशन, तो इन चीजों को रोसेट डिजीज वायरस की वजह से होता है। कभी भी देख लेंगे वायरस डिजीज। एक चीज और बता दें यहां, वायरस की वजह से वायरस डिजीज का सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है कि वायरस सबसे पहला अगर प्लांट में लगता है तो क्लोरोफिल को मारता है, उसके वजह से अंदर क्या आता है, पीलापन आता है। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पीलापन सबसे मुख्य लक्षण किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, तो आप माइकोप्लाज्मा लगाएंगे पहले नंबर पे। अगर माइकोप्लाज्मा और वायरस दोनों है ऑप्शन में तो माइकोप्लाज्मा। इवन माइकोप्लाज्मा नहीं है तब हम किस पे टिक करेंगे, वायरस पे टिक करेंगे, क्योंकि दोनों का लगभग एक ही बात है कि दोनों क्या करते हैं, क्लोरोफिल को डेड करते हैं, मारते हैं, और उसके बाद से वो आगे किल करते हैं, आगे अपना कार्य शुरू कर देते हैं। मतलब वो अपने जो भी उनके अंदर का प्रोटीन है, जो भी उनके अंदर का न्यूक्लिक एसिड है, वो अंदर उनके प्रवेश करा देते हैं अपना, निकल करके बाहर इनकी कैप्सिड को अपने तोड़ ताड़ के, और वो आगे क्रिया कर लेते हैं उनके अंदर। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। रोसेट डिजीज वायरस को इसे फैलाने कम कौन करता है, एफिड। कौन करता है, एफिड। एफिड का वैज्ञानिक नाम है एफिस क्रेसिवोरा। एफिस क्रेसिवोरा, क्रेसिवोरा, VORA, एफिस क्रेसिवोरा। ये एफिड जो है ये वायरस को फैलाने का काम करती है, क्योंकि वायरस अपने आप कभी भी ट्रांसमिट नहीं होता। इस बात का ध्यान रखेंगे, चाहे वो ह्यूमन के केस में हो चाहे प्लांट के केस में हो। मोस्ट ऑफ द केसेस कोई ना कोई करियर होता है इसको ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे आज की डेट में देख ही रहे हो कोरोना। अब बात आ गई, ये इतनी बात हो गई। अभी इसमें इंसेक्ट, तो एक इंसेक्ट हमने बता दिया एफिड लगता है। अब अदर इंसेक्ट की बात करें, आप कीट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कीट। कीट में लिखेंगे सफेद गिडार, और इसको लगभग जनरल रूप से सब लोग गांव में देखे भी होंगे, लेकिन कोई ढंग से उसे मतलब वो नहीं किया होगा कि हाँ ये कि यही है, ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि ये यही है। तो लिखेंगे कीट में सफेद गिडार या व्हाइट ग्रब, सफेद गिडार या व्हाइट ग्रब। ये जमीन में अंडे उंडे देता है अपना, और इसको आप सबने कभी कभी लकड़ियों में भी, सड़ी हुई लकड़ियों में भी मिलता है, जहां गोबर की खाद सड़ी हुई रहती है कभी कभी उसमें मिल जाता है, खेतों में मिलता है। तो इन बातों का व्हाइट ग्रब। होलोट्राइका, इसका वैज्ञानिक नाम लिखेंगे होलोट्राइका, होलोट्राइका कॉन्सनगुनिया। कौन बनिया मत लिख देना इसमें, होलोट्राइका कंसन बनिया,
कंसनगुनिया, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक। और इसके लिए हम एलडी कार्ब का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में एलडी कार्ब अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है। तो एलडी कार्ब जो किताबों में हम उसकी बात करें, जो नई नई इंसेक्टिसाइड आएगी फिर आगे बात करेंगे हम लोग, तो एलडी कार्ब का प्रयोग करते हैं इसके लिए, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। एलडी कार्ब जो है हम सूत्रकृमि के लिए भी प्रयोग करते हैं, निमेटोड के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, चलेगा। हाँ, इतनी बातें हो गई। अब लिखेंगे हम लोग कि ग्राउंडनट C3, मूंगफली कैसा है C3, शॉर्ट डे तथा सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेटेड। अब आप लोगों को पढ़ाया गया वो पॉलिनेशन, हमको लगता है बॉटनी में पढ़ा चुका गया होगा, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब यहां सिर्फ अगर पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन की सिर्फ एक लाइन की डिफिनेशन, बहुत छोटी सी डिफिनेशन, वो क्या होगी कि परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये नहीं कि उसी पुष्प का परागकण, इसी पुष्प का परागकण, फलाना पुष्प का परागकण, ढिलाना, ऐसा कुछ नहीं। परागण की सिर्फ परिभाषा क्या होगी, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। अब जब उसके अंदर हम डिवाइड करेंगे तब उसी पुष्प का, अदर पुष्प का, दूसरे पुष्प का, तीसरे पुष्प का, चौथे पुष्प का, सारी बातें तब वहां होती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, मतलब यहां सेल्फ का मतलब सेम पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर आता है, उसे फर्टिलाइज करता है और इसमें पाई भी जाती है कौन सी अवस्था, क्लिस्टोगैमी अवस्था। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। आप लिखेंगे उपज, गुच्छेदार किस्मों में लिख लेंगे उपज 20 से 25 कुंटल और 25 से 30 कुंटल किस्में आपका फैलने वाली किस्मों में 25 से 30 कुंटल। पहले में गुच्छेदार को 20 से 25 और 25 से 30 फैलने वाली किस्मों का। और आई थिंक मेरे ख्याल से ये खत्म हुआ, क्रॉप हम लोगों ने खत्म कर लिया अपने हिसाब से। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने, आप बाकी आप लोग कमेंट्स करेंगे तो देखा जाएगा उसमें क्या क्या है, आप पूछते क्या क्या हो फिर देख लेंगे। ठीक है, ओके बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो।